एक बहुत दुखद दिवस है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनकी एक जगह इलेक्शन में भाषण देते हुए हत्या कर दी गई। जापान एक ऐसा देश है जहां बंदूकें मिलना आसान नहीं है। अगर दुनिया में किसी देश में सबसे कड़े नियम हैं बंदूकों के खिलाफ, तो वो देश जापान है। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति ने घर में बनाई गई बंदूक से 2 गोली मार के एक खुली जगह पे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी। शिंजो आबे अपने आप में एक काफ़ी विशिष्ट व्यक्ति रहे हैं जापान में। जिस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सालाना कुर्सी मानी जाती थी, वहाँ वो दशक के प्रधानमंत्री सिद्ध हुए। जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का काम करने का श्रेय या तमगा आबे का है। आबे से मेरी मुलाकात 2011 में हुई, जब एक इंडिया जापान कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके संयोजक थे हमारे मित्र विभव उपाध्याय। और उनकी कहानी भारत जापान संबंधों को, जो उसकी आज दिशा है, उस दिशा को देने में अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान है तो उनका है। कई लोग इस बात से थोड़ा विचलित होंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं असलियत को, वो इसे समझते हैं कि उनकी क्या भूमिका रही है। उस सभा में, क्योंकि भारत जापान की बात थी, जापान के कई पूर्व प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री खुद भी वहाँ आए। किसी सभा में, जो कि प्राइवेट सभा हो, वहाँ एक देश के कई प्रधानमंत्रियों का, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का, और जो उस समय के प्रधानमंत्री, उनका आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और वो लोग सिर्फ औपचारिक ढंग से नहीं आए थे, वो लोग इस तरह से आए थे, आके बैठे थे जैसे कि इसमें उनकी आस्था थी। आबे सान उस कड़ी में शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे। वैसे उसकी शुरुआत हुई थी मोरी से। मोरी अपने आप में राजनीतिक संगठन के हिसाब से काफ़ी प्रभावी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस कड़ी में कोइजुमी के बाद जो काम आबे ने किया, वो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। जिस तरह से उन्होंने उसमें अपना एक तरह से सोच समझ के सामरिक दृष्टि से हर कदम उठाया, वो सबके लिए सीखने लायक एक सबक है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो क्वाड की बात हुई, जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने कोशिश की, जिससे कि चीन के जो इरादे हैं उन पर कम से कम एक अंकुश तो लगे, उस हिसाब से उसकी जो परिकल्पना की गई, उसमें आबे ने बहुत बड़ा कदम उठाया था। और 2012 से 2020 तक, जब तक उनके स्वास्थ्य ने जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उसमें सक्रिय रहे। जैसे ही उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ, वो फिर अगले चुनाव के दौरान फिर चुनाव लड़के जीत के आए। और अभी वो जो वहाँ की राज्यसभा की तरह की जो संस्था है जापान की, उसके चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। ये बात अलग है कि आज के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम एक जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगाने दे सकते हैं। ये गलत बात होगी। ये बात जो है आज हमको देश में भी समझनी चाहिए कि जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी भी तरह का अंकुश, जब तक कि वो घृणा न फैलाए इस कदर से, या ऐसी बातें न करें जैसे कि हमने देखा जो कुछ हिंदुत्ववादी ताकतें कर रही हैं, उसके बाद जो उसके विरोध में जो बातें हुई हैं, वो सब अपने आप में जनतंत्र को एक तरह से उसकी यात्रा थोड़ा मुश्किल कर देती हैं। तो जापान में ऐसा कभी हुआ नहीं। वैसे तो वहाँ 3 प्रधानमंत्री मारे जा चुके हैं, लेकिन वो बात करीब 101 साल पहले की है।
विश्व युद्ध के बाद से वहाँ इस तरह की बातें नहीं होती थी कि एक तो ये जो नियंत्रण वहाँ पर व्यक्तिगत अस्त्रों पर है वो कुछ ज़्यादा है। सब कुछ शांति की बात करने के बाद भी, शांति की बात करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, नियंत्रण बहुत करना पड़ता है। उसमें जापान ने अपनी तरह से उस पर काम किया है। हर समाज की अपनी अलग समझ होती है, हम कैसे इकट्ठा हों, हम कैसे आगे बढ़ें। लेकिन जहाँ पर आप देखें सरकारें बहुत बदलती रहती हैं, जाहिर है कि वहाँ जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है वो एक हद तक काफ़ी पनपी हुई है कि उसमें लोग बातचीत करके सरकार बदल सकते हैं। हो सकता है हर साल बदले सरकार, हर 2 साल बदले, 6 महीने बदले, लेकिन वो इसलिए होती है कि लोगों में उस बात की समझ, एकजुट करना कि हम इस रास्ते पर चलेंगे, उसको लेकर के तनाव होते रहते हैं। अब देखा होगा कई बार यूरोपियन जो सरकारें हैं, सरकार बनाने में उनको 6 महीने लग जाते हैं और गिरती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब जिस बात के लिए ज़्यादा बहुमत हो वही बात होगी। और जापान में वो परंपरा सब मिला के देखें तो, इस कड़ी के हिसाब से देखें तो काफ़ी मजबूत सी लगती है। तो शिंजो आबे के पीछे जो कई सारे विवाद हो रहे हैं उन जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देखें तो किसी ने कहा कि ये सारी इसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है, किसी ने कहा ये अपने आप में एक सिरफिरे की बात हो सकती है, इसके पीछे कोई और जो आपसी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर उन सब को हिसाब से देखें तो शिंजो आबे शायद आखिरी व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाए कि वो लड़ाइयों का शिकार हो सकते थे इस तरह से, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सबको जोड़ने वाला व्यक्तित्व था, वरना वो 10 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहते जापान के। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर वो चर्चा होती रहेगी, इस पर तथ्य निकलते रहेंगे, आते हम लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात होती है बिना किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के नहीं होती, इसके पीछे कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र होता है जब किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से गुजर जाए या उसकी हत्या कर दी जाए। जैसे हमारे देश में ऐसा कई बार हुआ, महात्मा गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, एक तरह से संजय गांधी भी देखिए, राजीव गांधी, और उन सब के पीछे एक षड्यंत्र था, कोई न कोई बड़ी ताकत थी, कोई न कोई बड़ा रोष था। और उस तरह से आबे के ख़िलाफ़ कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कि उसके ख़िलाफ़ ऐसे लोग होंगे, लेकिन अंदरूनी बातें हम नहीं जानते। जो बातें सामने आई हैं उनसे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अब सोशल मीडिया पे जाएं तो लगता है कि उनके भी अपने कई उनके ना चाहने वाले या दुश्मन की तरह के लोग थे। और ख़ास के उनकी जो एक नीति थी उसमें कहते थे कि जापान को अपना सशस्त्रीकरण करना चाहिए। उस नीति से चीन ज़रूर काफ़ी नाराज़ था, लेकिन उस पर इस तरह की बातें होना वो कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और राष्ट्र की राजनीति में जब चीज़ें एक हद तक जब पानी सिर से गुजर जाए, या एक आदमी कोई बहुत दूर की बात सोचे जिससे और लोग संबंध ना बना सकें, तो कई तरह की विचित्र घटनाएं हो सकती हैं। जैसे पहले हातोयामा थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बात सिर्फ कही थी कोरिया के बारे में। उनका मन था कि कोरिया से माफ़ी मांगनी चाहिए, जापान उससे काफ़ी नाराज़ हो गया। और उनका नाम, इसके बावजूद कि उनको वो लोग अच्छा प्रधानमंत्री मानते थे, उनका नाम जो है आज की तारीख में आम जापानी उतने गर्व से ले नहीं पाता जितना कि उन्होंने काम किया था एक छोटे से समय में ही। तो आबे की जो अपनी जगह है वो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक के तरफ से देखिए तो बहुत ऊंची है। उनका संबंध अमेरिका से काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने यूरोप से अच्छे संबंध बनाए, भारत से उनके संबंध सबसे अच्छे थे। उन्होंने संबंध डॉक्टर मनमोहन सिंह से बहुत अच्छे बनाए थे, उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री बनने के पहले ही की थी, उसके बाद बढ़ती रही उनकी चर्चा, उनसे बात होती रही। नरेंद्र भाई के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और बनारस गए, क्योटो लेके गए, उनके साथ इस तरह एक ऐसा रिश्ता बनाया उन्होंने मोदी जी के साथ, जो लगा कि वो भारत के साथ कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। भारत को जापान ने एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो पैसे दिए, करीब $100 बिलियन आज की तारीख में, 100 को आप गुणा कर दीजिए,
80 से क्या कहते हैं $100 बिलियन की बात कर रहे हैं, और फिर उसको अरब 80,000 अरब की बात करते हैं, यानी कि 8,80,000 अरब की बात कर रहे हैं। 80,000 गुणे 100 गुणा करोड़। तो ये बात जो है शिंजो आबे उसके समर्थक थे। वैसे ही बात शुरू हो गई थी मोदी के ज़माने में, प्रधानमंत्री मोदी के ज़माने में, जो वाजपेयी के समय में थे। लेकिन इसका जो उसका अमलीकरण जो हो रहा था वो हो रहा था मनमोहन सिंह के ज़माने से हो रहा है। बात आगे ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना पैसा जापान ने भारत के लिए रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो शिंजो आबे की जो भूमिका है भारत और जापान को करीब लाने में, और भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ जोड़ने में, चाइना के सामने एक ऐसा मॉडल रखने में कि जो वो मनमानी ना कर सके, और जो भी उसका ऐसा इरादा हो किसी पे आक्रमण करने का, वो सफल ना हो। और उनका जो ये सशस्त्रीकरण जापान की जो बात कर रहे थे, उसमें ज़रूर विरोध हुआ था कुछ, लेकिन इतना ज़्यादा विरोध होगा कि उसका अंत इस तरह से होगा, इसका अंदाज़ शायद कम लोगों को रहा होगा। कम से कम ज़्यादा विश्लेषक ऐसा नहीं मानते थे। तो शिंजो आबे की जो आज दुनिया भर में चर्चा हुई है, इसलिए उनका व्यक्तित्व जो था वो आम स्थानीय राजनीतिक से कहीं बहुत ऊपर था। और भारत के लिए जो उन्होंने वो कर रहे थे, जो उनके मन में जो सोच थी, और जो एक उनका एक भावुक सा उनका रिश्ता भारत से था, वो दिखता था जब भी आते थे। और जैसे मैं मानता हूँ कि वो उपाध्याय की इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन शिंजो आबे ने उस यात्रा को जो मोदी से शुरू हुई थी काफ़ी आगे बढ़ाया था। जब तक उनकी पार्टी नेतृत्व रहेगी, ये रास्ता खुला रहेगा, दोनों देश साथ करीब आते रहेंगे, लेकिन उनकी कमी हमेशा खलेगी। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।